हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद चंचल कुमार सर। आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें इस समय हम लोग बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, है ना। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध जो इतनी बड़ी घटना इतिहास में माना जाता है, इतना विनाशकारी माना जाता है, उसके पीछे क्या कारण रहे और प्रथम विश्व युद्ध के पीछे कौन कौन जिम्मेदार था। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद की घटनाओं के बारे में। ये सारी घटनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं घटनाओं की वजह से दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई, बैकग्राउंड तैयार हुआ, और यही सारी चीज़ें दूसरे विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता दें कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। एम आई ऑडिबल? एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बता दें कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। वेरी गुड। तो आप सभी को पहले विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं के बारे में आज मैं बताने वाला हूं, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे वर्साई की संधि के बारे में, पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में। तो आप सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दें। यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले सेशन को लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को जितने लोगों के साथ आप कर सकें, जितने लोगों को आप समझते हैं कि उनके लिए सेशन उपयोगी हो सकता है, आप उन सभी लोगों के साथ ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। और शेयर करने के साथ साथ लाइक करें। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप ही लोगों की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। आप ही लोगों को एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिले, आप लोगों की बेहतर तैयारी हो सके, इसलिए हमने ये चैनल बनाया हुआ है। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, यदि आपको इस सेशन की और पुराने सेशंस की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको मेरे सभी सेशंस के लिंक चाहिए, तो आप इस चैनल को यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम पर चंचल कुमार सर ऑफिशियल के नाम से आपको, प्लीज़ चैनल का नाम ध्यान से सुनिएगा, चंचल कुमार सर ऑफिशियल नाम से आपको चैनल मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्वाइन करना ना भूलें टेलीग्राम पर। चलिए तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। यदि आपने पुराना सेशन नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड सेशन को। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में मैंने आपको बताया था कि आखिर वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से पहला विश्व युद्ध हुआ। अब हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं के बारे में, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमें चीज़ देखनी है वो है पेरिस का शांति सम्मेलन। और पेरिस शांति सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई, और उसके साथ साथ हम देखेंगे वर्साई की संधि के बारे में, और उस संधि में कौन कौन से राष्ट्रों ने क्या क्या अपना जो है हित साधने का प्रयास किया। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरिस शांति सम्मेलन की। 1918 में पहला विश्व युद्ध, आप सभी जानते हैं कि 1918 में समाप्त हुआ। और जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कहीं न कहीं विश्व जिस तबाही के दौर से गुजरा था, जो तबाही का मंजर पूरी दुनिया ने देखा था, हम प्रयास कर रहे थे कि दुनिया में फिर से कभी भी ऐसा कोई विश्व युद्ध जैसा जो दुर्घटना है वो वापस ना हो। इसीलिए एक सम्मेलन बुलाया गया। 1919 की बात है। 1919 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया, और उस सम्मेलन में, ठीक है, उस सम्मेलन में विश्व में जो विजेता देश थे, प्रथम विश्व युद्ध के विजेता देश, खासकर आप देखोगे अमेरिका है, उसके साथ ब्रिटेन है, फ्रांस है और इटली, ये 4 देश विजेता देशों में थे।
तो ये चारों बड़े देशों ने मिलके इस सम्मेलन को सफल बनाने का बीड़ा उठाया। इस सम्मेलन के निर्णय जो है कहीं ना कहीं इन चारों देशों पर निर्भर कर रहे। तो सिर्फ इस सम्मेलन का ही नहीं, आने वाले समय में दुनिया किधर जाएगी, विश्व का माहौल कैसा होगा, ये भी जिम्मेदारी इन देशों के ऊपर थी। हालांकि ये इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहे और दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में चाहिए थी स्थायी शांति, और उस स्थायी शांति की स्थापना के लिए इन देशों ने एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन कहाँ बुलाया, मैंने अभी आपको बताया। सम्मेलन बुलाया गया फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1919 में, और इसमें बहुत सारे प्रतिनिधि देशों ने भाग लिया। ठीक है, कई सारे देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए। इसीलिए निर्णय लेने की समस्या पैदा हो गई। भाई जब इतने सारे देश एक साथ आ गए तो निर्णय कैसे होगा, कैसे तय किया जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए एक काउंसिल बनाई गई। क्या किया, एक परिषद बनाई कि ये परिषद जो है सबके बिहाफ पर निर्णय लेगी। और इस परिषद में थे 4 देश, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 4 देश जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। आपको पता भी होगा कि पहले विश्व युद्ध के जो विजेता देश थे वो यही चारों देश विजेता देश थे, और इन्हें कहा गया बिग 4। क्या कहा गया, इन्हें बिग 4 कहा गया। चारों के नाम मैंने आपको बताया। बाद में ये हुआ कि इटली जो था इसमें से अलग हो गया, क्योंकि इटली के अपने कुछ मतभेद हो गए इनके साथ। दूसरा, इटली जो चाहता था वो नहीं मिल रहा था उसको, तो वो नाराज़ होके चला गया, और बिग 4 से बच गए 3 बिग 3। इटली के प्रधानमंत्री जो है ऑरलैंडो इस सम्मेलन में आए तो थे, पर वो असंतुष्ट हो गए, वो नाराज़ हो गए, और उनके बाद बचे 3 देश, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये जो सम्मेलन था, ये सम्मेलन सिर्फ इन 3 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के स्वार्थ की बलि चढ़ गया। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इनको करना क्या था, इनको पूरे विश्व में शांति के प्रयास करने थे, है ना। लेकिन ये पूरी दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये अपने बारे में सोच रहे हैं। मतलब यहाँ पर इनका जो लालच है वो इतना हावी हो गया कि इस सम्मेलन को एक प्रकार से इन्होंने अपने मकसद को, अपने उद्देश्यों को पूरा करने का साधन बना लिया। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि दूसरे जो देश हैं वो क्या सोचेंगे या विश्व में आगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बात पर इन्होंने बिल्कुल विचार नहीं किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सम्मेलन में क्या क्या समस्या आई। ये जो पेरिस में सम्मेलन हो रहा है, एक तो इस सम्मेलन की फिज़ा, इस सम्मेलन के माहौल की कल्पना कीजिए, कैसा था ये सम्मेलन। एक तरफ तो जर्मनी को लेकर दुनिया भर का गुस्सा, कहीं ना कहीं ये देश मान रहे थे कि इस विश्व युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी है, और जर्मनी की वजह से इनको ये युद्ध लड़ना पड़ा। ठीक है, और दूसरी बात आप देखेंगे कि न सिर्फ युद्ध लड़ना पड़ा, बल्कि इन देशों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, इन्हें घाटा हुआ, इनके संसाधन बर्बाद हो गए। हालांकि अगर आपने पहले विश्व युद्ध के कारण देखे हो तो आपको पता चलेगा कि जर्मनी अकेला जिम्मेदार नहीं था, है ना। जर्मनी के सर तो ठीकरा फोड़ दिया गया। दरअसल इस युद्ध के जिम्मेदार तो दुनिया के कई सारे बड़े बड़े देश थे, क्योंकि सबको लालच था। मैंने आपको बताया था ना तुर्की की समस्या, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि तुर्की किस प्रकार से मरीज बन गया यूरोप का, और उससे फ़ायदा उठाने के चक्कर में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी सब जो है वो युद्ध में चले गए। तो इन्होंने सबसे पहले तो जिम्मेदार माना जर्मनी को। तो इस सम्मेलन में जर्मनी के प्रति बदले की भावना थी, गुस्से की, घृणा की भावना थी, उग्रता की भावना मौजूद थी। तो कई बार ऐसा होता है कि जब पहले से कुछ चीज़ें डिसाइड करके आते हैं तो फिर परिणाम सही नहीं आ पाते। दरअसल इस सम्मेलन में जर्मनी को लेके जो इनके अंदर गुस्सा था, जो माहौल जर्मनी के खिलाफ बन चुका था, तो कहीं से भी लग नहीं रहा था कि सम्मेलन जो है वो निष्पक्ष होगा, सफल होगा, कहीं से भी नहीं लग रहा था। तो इस सम्मेलन के निष्पक्ष होने की संभावना कम हो गई, क्योंकि यहाँ लोग शांति की स्थापना करने कम आए हैं, जर्मनी से बदला लेने ज़्यादा आए हैं। खास करके फ्रांस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम्मेलन में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, विश्व में आगे क्या होगा,
फ्रांस को तो सिर्फ इससे मतलब है कि जर्मनी के साथ जो उसकी दुश्मनी है और जो जर्मनी ने उसके साथ किया है वो उसका बदला ले सके, तो इस सम्मेलन के निष्पक्ष होने की संभावना कहीं नहीं थी। फिर सबसे जो बड़ी बात इन्होंने गलत की कि हारे हुए देशों को सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। अब ये तो गलत बात है। अगर आप शांति की स्थापना करना चाहते हैं पूरी दुनिया में तो आपको सभी को बुलाना पड़ेगा। आप सिर्फ जीते हुए देशों को बुला रहे हैं, हारे हुए देशों को नहीं बुला रहे हैं, इसका मतलब तो आप जीते हुए देशों को पुरस्कृत कर रहे हैं। आप जीते हुए देशों को पुरस्कार दे रहे हैं कि भाई तुम जीते हो तो तुम तय करो क्या करना है। क्या हारा हुआ इंसान इंसान नहीं होता? दुनिया में सिर्फ विजेता ही सब कुछ नहीं होता, कई बार हारा हुआ भी विजेता से कम नहीं होता। तो हारे हुए देशों की भी इच्छा का, उनकी भी मर्जी का सम्मान करना था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और हारे हुए देशों को तो इन्होंने सम्मेलन में बुलाया ही नहीं। हालांकि प्रावधान तो उनके ऊपर भी लागू हुए, पर इन्होंने ये भी गलती की, इस युद्ध का उत्तरदायित्व और क्षतिपूर्ति की धनराशि का निर्धारण करना भी एक समस्या। पेरिस शांति सम्मेलन के सामने समस्याओं की कमी नहीं थी। अभी तक मैंने आपको बताया समस्याएं कई सारी थी, कई सारी समस्याओं में एक समस्या ये भी थी कि आखिरकार युद्ध का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, किसके सर पे फोड़ा जाए, ये सारा के सारा ठीक रहा। दूसरी तरफ जैसे आपने देखा होगा कि घर में जब बच्चे शरारत करते हैं, 2-3 भाई बहन मिलके, या क्लास में जब बच्चे एक साथ पूरी क्लास मस्ती करती है और टीचर जब आते हैं और वो बच्चों को दंड देने की या पनिश करने की सोचते हैं, तो सारे बच्चे मिलके सोचते हैं कि किसके सर पर ठीकरा फोड़ा जाए, किसके सर पे सारा दोष मढ़ दिया जाए ताकि सब लोग बच जाएं। तो इन्होंने क्या किया, इस युद्ध का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होगा ये भी तय करना था, और कितना पैसा लिया जाए, ये जो नुकसान हुआ है युद्ध लड़ने से इसकी भरपाई कितनी करवानी है, कितना पैसा लेना है, ये भी तय करना एक समस्या थी। फिर विश्व शांति की स्थायी व्यवस्था को तलाशना भी एक चुनौती थी। आखिरकार पूरी दुनिया में शांति की स्थापना कैसे होगी, यही तो चाहते थे ये लोग कि पूरी दुनिया में शांति की स्थापना हो, इसीलिए तो ये बैठे थे। पर वो भी एक चुनौती से कम नहीं थी, क्योंकि अभी सारे लोग एक दूसरे के प्रति दुश्मनी से भरे हुए थे, सारे देशों में एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव थे। तो ऐसे में विश्व शांति की स्थापना करना भी एक चुनौती थी। और निर्णय कैसे लिए जाएं, खुले तौर पर लिए जाएं कि गुप्त तौर पर लिए जाएं, इसमें भी था। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पेरिस शांति सम्मेलन में जितने देश आए हैं और जितने देश निर्णय ले रहे हैं, खास करके बड़े बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये किस लिए आए? शांति के लिए। पर आप जरा देखिएगा, इन देशों के अपने अपने हित हैं। ये सारे देश अपना उल्लू सीधा करने आए हैं। मैं साधारण भाषा में कहूँ तो हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, और हर एक देश के मन में एक प्लान है और वो चाहता है कि इस सम्मेलन को अपने हिसाब से मोड़ा जा सके। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अमेरिका की। उस समय अमेरिका आपको पता है कि विजेता देशों में था, ठीक है, और अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति का नाम है वुडरो विल्सन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स इन्हें जानते होंगे, जो बच्चे लोक प्रशासन से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, इन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। वुडरो विल्सन साहब जो हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और इनका क्या स्टैंड था समझो। वुडरो विल्सन ने इस पूरे के पूरे सम्मेलन में 14 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। कुछ ऐसे बिंदु बताए जो आदर्शवादी थे, मतलब कुल मिला के उन्होंने आदर्शवादी रुख अपनाया। वुडरो विल्सन साहब का कहना था कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन वहाँ की जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा, कि यदि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन होगा तो वहाँ की जनता से पूछ के उनकी इच्छा के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति राम की भी जय और रावण की भी जय कर रहे हैं। मतलब उनका ऐसा मानना है कि सबको खुश करें, सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, ऐसा रास्ता निकालते हैं क्योंकि उनको अपने फायदे देखने हैं। निर्णय और संधियां खुले रूप में की जाएगी, मतलब कोई भी निर्णय गुप्त रूप से नहीं लिया जाएगा, जो होगा सामने होगा, पीठ पीछे कुछ भी नहीं होगा। पराजित देशों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, पर फिर भी इन्होंने एक अच्छी बात ये बोली थी, ठीक है, कि पराजित या जो हारे हुए देश हैं उनके साथ किसी तरह का हम भेदभाव नहीं होने देंगे,
उनके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं होगा और सभी राष्ट्र करेंगे निशस्त्रीकरण। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। इनकी बातें सुन के ना मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि ये दुनिया में वास्तव में ऐसा लगता है कि शांति की स्थापना चाहते हैं, ये सारे झगड़े मिटाना चाहते हैं, ये दुनिया के देशों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहते हैं, ये सबके हथियार नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हथियार ही नहीं रहेंगे तो युद्ध कैसे होगा कभी फिर। तो ये कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि आओ मिलके निशस्त्रीकरण करते हैं, सारे के सारे देश अपने अपने हथियारों को नष्ट कर देते हैं। इनकी बातें सुनिए जरा ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी प्रतिबंधों को समाप्त करके मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाए। भाई अगर मुक्त व्यापार होगा तो सभी देशों को फायदा होगा और सभी देश जो है विकास करेंगे और पूरा विश्व एक विकसित विश्व हो जाएगा। देख रहे हो आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं वुड्रो विल्सन साहब। इसीलिए इनको नोबेल मिला है शांति का। आपको मालूम है वुड्रो विल्सन साहब बाद में नोबेल प्राइज भी ले गए और नोबेल प्राइज उनको इसीलिए मिला क्योंकि इनकी बातें इस तरह की थी। हालांकि ये उनमें से थे जिनकी कथनी और करनी में मैच नहीं होता था। ये जो कह रहे हैं ना, ये ना तो वैसा करते थे और ना ही इनके कहने के पीछे वास्तव में ये कारण है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। वुड्रो विल्सन साहब कोई संत आदमी नहीं है और वुड्रो विल्सन साहब कोई ऐसा भी नहीं है कि दुनिया को सबको आगे लेकर चलना चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे उनका मकसद था सिर्फ अमेरिका को आगे बढ़ाना। वो चाहते थे कि एकमात्र अमेरिका दुनिया में सबसे विकसित ताकत बन जाए और बाकी के सारे देश जो है वो अमेरिका की बात मानने पर मजबूर हो जाए। और ऐसा ही हुआ। आगे जाके आप देखोगे कि अमेरिका महाशक्ति बन गया और पूरे विश्व में ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को आज कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये चीज़ वहीं से शुरू हो गई थी। वस्तुतः अमेरिका का जो स्वार्थ था वो समझिए। इसके पीछे वुड्रो विल्सन या अमेरिका के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी वो मैं आपको बताता हूँ। यूरोप में अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति करना था। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अमेरिका सबको लेके क्यों चलना चाहता है। दरअसल अमेरिका किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता है ताकि यूरोप में कोई देश, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, उसके दोस्त बने रहें और उस प्रकार से वो सब उसका व्यापार जो है बढ़िया चलता रहे, वो अपना माल बेचता रहे और विकास करता रहे। तो वो किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, सबको सहयोग। जैसे इनकी हालत चुनाव में वोट मांगने वाले नेता की तरह है। चुनाव में वोट मांगने वाले नेता की कल्पना करिए, वो किसी की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता। वो जानता है कि सही कौन है गलत कौन है, फिर भी वो सभी के आगे हाथ जोड़ता है, सभी का भाई, सभी का जो है परिवार या रिश्ते के नाते का बनाने का प्रयास करता है ना, सबका रिश्तेदार बनने की कोशिश करता है। इसीलिए किसी का मित्र बन जाता है, किसी का भाई बन जाता है, किसी है ना। तो ये क्यों? क्योंकि सबका वोट चाहिए। जब तक वोट नहीं देंगे लोग तो चुनाव कैसे जीतेगा। और चुनाव जीतने के बाद हम आपके कौन वाले मोड में आ जाएगा, फिर वो आपको पहचानता ही नहीं है। कल तक आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा था, आपसे वोट मांग रहा था, अब वो बन गया है विधायक या सांसद या मंत्री, अब वो आपको जानता ही नहीं है। वैसा ही मामला अमेरिका का था। अमेरिका सबको खुश करना चाहता था, किसी को नाराज़ करना नहीं चाहता। लेकिन अमेरिका को पता है कि इससे ही उसका विकास होगा, तो इसने आदर्शवादी घोषणा की और यूरोपीय राज्यों का सहयोग प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया। ब्रिटेन क्या चाहता है इस पूरे टीम में? एक तो अमेरिका था, एक ब्रिटेन था, एक फ्रांस था, क्योंकि इटली चला गया था। ब्रिटेन क्या चाहता था? ब्रिटेन इस सम्मेलन में क्या उम्मीदें लेकर आया था? ब्रिटेन के दिमाग में अलग ही चीज़ चल रही है। दरअसल इस शांति सम्मेलन के द्वारा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड जॉर्ज। ये कुशल राजनीतिज्ञ थे और इनका ध्यान था इंग्लैंड के विशाल साम्राज्य और व्यावसायिक हितों को पूरा करने पर। उस समय तक तो इंग्लैंड का साम्राज्य काफ़ी बड़ा था, आपको पता है ना। इंग्लैंड का जो है साम्राज्य भी बड़ा था, उसके जो है व्यापार भी अच्छा खासा था, एक विकसित देश था। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि उनका वो साम्राज्य बना रहे, उस पर किसी तरह की आंच नहीं आए और उनके व्यावसायिक हित जो है वो पूरे हो जाए। लेकिन उनको सबसे बड़ी दिक्कत थी फ्रांस से। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, हालांकि फ्रांस और ब्रिटेन मिलके पहला विश्व युद्ध लड़े हैं, मिलके दोनों ने साथ में जो है जीत हासिल की है, लेकिन ब्रिटेन चाहता है कि फ्रांस जो है वो कमज़ोर रहे। जितना फ्रांस शक्तिशाली होगा ब्रिटेन को उतना चुनौती मिलेगी यूरोप में, और वो फ्रांस को कमज़ोर रखना चाहता है। आप समझ रहे हो इस बात को? कितना जो है ये विचार कितने अलग प्रकार के हैं।
ये वैसे ही विचार हैं कि दोस्त जो है वो पास हो जाए, वो तो हम चाहते हैं, लेकिन दोस्त जो है वो टॉप ना करे, कि अगर वो टॉप करेगा तो और बुरा लगता है ना। वो आपने 3 इडियट्स में देखा होगा कि एक मानसिकता होती है मनुष्य की कि वो अपने आसपास के लोगों को सफल होते तो देखना चाहते हैं, लेकिन वो खुद से ज़्यादा सफल होते नहीं देखना चाहते, है ना। अच्छा लगता है कि जब अपने आसपास वाले सफल होते हैं, जीवन में कुछ करते हैं, कुछ उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, अच्छा लगता है। पर कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की उपलब्धियों को जो खुद से ज़्यादा उसको पचा नहीं पाते। बहुत कम लोग, मैं आपको बता दूं, दुनिया में जो आपकी तरक्की से खुश होंगे, वरना हर कोई चाहेगा कि आप तरक्की तो करें लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं। एक माता पिता ही दुनिया में ऐसे होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनकी संतान उनसे आगे बढ़े। जितना उन्होंने जीवन में प्राप्त किया है, जितना उन्होंने जीवन में अचीव किया है, वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी संतान उनसे 2 कदम आगे जाए। इसके अलावा आप देखेंगे कि बाकी के लोग आगे जाना आपका पसंद नहीं करते। ब्रिटेन फ्रांस के साथ कुछ ऐसा ही चाहता है। वो नहीं चाहता है कि फ्रांस यूरोप में इतना शक्तिशाली हो जाए कि यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाए, और इसीलिए उसने बाद में जो है जर्मनी का काफ़ी यूज़ किया और उसी जर्मनी को उसने जो है आगे बढ़ाया, और वही जर्मनी बाद में दूसरा विश्व युद्ध लेके आया। ठीक है, तो वो फ्रांस से जो है परेशान था, क्योंकि फ्रांस का जो उस समय मुख्य आदमी था क्लीमेंशु जो था फ्रांस का, उसकी उग्र और विल्सन की नीति के बीच इंग्लैंड के हितों के अनुरूप जो है संतुलन स्थापित करना था। एक तरफ फ्रांस उग्र हो रहा था, अग्रेसिव हो रहा था, आगे बढ़ना चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका आदर्श की बात कर रहा है। तो ब्रिटेन थोड़ा सा संतुलित बात कर रहा था कि ना तो ज़्यादा फ्रांस की तरह आगे बढ़ा जाए, उग्र हुआ जाए, ना अमेरिका की तरह आदर्शवादी हुआ जाए। मतलब यहाँ ऐसा मामला है कि अपना काम चुपचाप से बन जाए। इस तरह से ब्रिटेन जो है उसका उद्देश्य था तुर्की साम्राज्य के क्षेत्रों पर राष्ट्र संघ के माध्यम से ब्रिटिश नियंत्रण को स्थापित करने का, कि वो तुर्की का जो साम्राज्य टूटा है, ऑटोमन साम्राज्य का जो हिस्सा वो चाहता है वो उसे मिले, पर सीधे सीधे नहीं लेगा, नहीं तो उसके ऊपर क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे। तो वो राष्ट्र संघ के माध्यम से उन पर नियंत्रण चाहता था, मतलब वो अपना काम धीरे से करना चाहता है। इस तरह वह यूरोप में ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, और यूरोप में स्थायी शांति के प्रयास में उसका दिमाग कम लगा हुआ था। उसे यूरोप की स्थायी शांति से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सिर्फ ये चाहता था कि ब्रिटेन इतना मजबूत हो जाए कि भविष्य में कोई उसके ऊपर आंख उठा के नहीं देख पाए, या अगली बार कोई युद्ध हो तो ब्रिटेन जो है वो एक तरफा उस युद्ध को जीत जाए। ये था ब्रिटेन। अब बात करते फ्रांस की। फ्रांस क्या चाहता है, क्या उम्मीदें लेकर आया है पेरिस शांति सम्मेलन में, क्या चल रहा है फ्रांस के दिमाग में, समझिए। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का नाम था क्लीमेंशु। प्रधानमंत्री क्लीमेंशु एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे, लेकिन इनके मन में भी बदले की भावना बहुत ज़्यादा थी। जर्मनी ने जिस प्रकार से इनको हराया था और जर्मनी ने जिस प्रकार से इनके एक एरिया पर कब्जा किया था, उससे ये जर्मनी से बदला लेना चाहते, उससे बदला नहीं लेना चाहते। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी से नाराज तो होते हैं, पर इस कदर नाराज हो जाते हैं, इस कदर जो है बदले की भावना से भर जाते हैं कि वो सामने वाले को बिल्कुल मिटा देना चाहते हैं, वो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। फ्रांस ये तो चाहता है कि ब्रिटेन और उसको जो भी फ़ायदा है वो हो, जर्मनी से जो उसको बदला लेना है बोले, लेकिन वो इस साथ साथ ये भी चाहता है कि जर्मनी की गर्दन पूरी मरोड़ दी जाए और जर्मनी को इतना जो है कमज़ोर कर दिया जाए कि उसको इस बात का एहसास हो कि उसने फ्रांस के साथ क्या किया था। इतना उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, और फ्रांस जो है वो फ्रांस की पराजय और अपमान का बदला लेना चाहता था। जर्मनी से जिस प्रकार से उसको हार मिली थी, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंशु जो है उस हार का बदला लेना चाहते हैं। वो तो ठीक है, पर कैसे लेना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इस सम्मेलन के द्वारा जर्मनी की कमर तोड़ दी जाए। ये गलत बात है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ इस लेवल का व्यवहार करोगे तो वो आपके खिलाफ कभी न कभी भविष्य में जरूर कुछ करेगा। वस्तुतः वह जर्मनी से एल्सेस लॉरेन क्षेत्र को वापस लेकर उसे प्रादेशिक, सैनिक और आर्थिक दृष्टि से शक्तिहीन देखना चाहता था। मतलब उसका मन नहीं भर रहा है, इतना करने के बाद भी उसका मन नहीं भर रहा है। वो चाहता है कि जर्मनी जो है उसको पूरी तरह से शक्तिहीन कर दिया जाए, उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो कभी जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए।
और फ्रांस का गौरव वो बढ़ाना चाहता था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लीमेंशु जो है वो थोड़ा सा राजनीतिज्ञ था, बुद्धिशाली था, यूरोप की जटिल परिस्थितियों से वो परिचित था और जर्मनी को कमज़ोर बनाना चाहता था, और इतना कमज़ोर कि भविष्य में कभी भी जर्मनी फ्रांस के सामने उठने की, गर्दन उठाने तक की हिम्मत ना कर सके, इतना इसको कमज़ोर बना दे। इस प्रकार वो अतीत की क्षतिपूर्ति और भविष्य की सुरक्षा चाहता था, इसलिए सम्मेलन में जर्मनी के प्रति आक्रामक रहा और सम्मेलन में उसके दृष्टिकोण जो है, यही वाला दृष्टिकोण प्रभावी हुआ। और कहीं ना कहीं जो आप देखते हो ना, दूसरा विश्व युद्ध, क्यों हिटलर दूसरा विश्व युद्ध करवाया? क्योंकि फ्रांस ने जर्मनी के साथ वास्तव में इतना बुरा व्यवहार किया था कि उसके बाद कोई भी देश उस आत्मसम्मान को वापस पाना चाहेगा, उसका बदला लेना चाहेगा। यही से जर्मनी की जनता जो है वो इतनी उग्र हो गई, इतनी गुस्से से भर गई कि उन्होंने हिटलर का साथ भी दिया। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि किसी देश की जनता हिटलर जैसे लोगों का साथ कैसे दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती? अगर किसी देश के लोगों के साथ इस तरह का अन्याय किया जाए, इस लेवल का उसके साथ में जो है व्यवहार किया जाए, नीचे दर्जे का, तो उनको गुस्सा तो आएगा और वो उसका बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिस प्रकार से निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को बिना किसी चेतावनी दिए और गोलियां बरसाई गई, उनको भून दिया गया, मार दिया गया, उसके बाद किसी को भी गुस्सा आएगा और वो उसका बदला लेना चाहेगा, और उसके बाद वो कुछ भी करता है तो वो गलत थोड़ी होगा। फ्रांस ने भी जर्मनी के साथ कुछ ऐसा ही किया। अब बात करते हैं इटली की। इस पूरे समूह में, ग्रुप में एक देश और था जो विजेता था, लेकिन विजेता जैसा व्यवहार उसके साथ नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि सारे विजेता देशों को एक जैसा व्यवहार होना चाहिए था, पर इटली को जो है ना ज़्यादा भाव नहीं दिया गया। इटली गया तो था बिल्कुल टशन में कि वो भी विजेता है, वो भी मतलब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, उनके बराबरी पर रहेगा, लेकिन वहाँ जाके उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे कोई हारे हुए देश को बुला लिया हो। इटली जो भी चाहता है उसको लेकर ये लोग हाँ नहीं कर रहे हैं। इटली का प्रधानमंत्री ऑरलैंडो जो है वो विजयी राष्ट्रों के साथ सम्मेलन में गया, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार हुआ वो गलत हुआ। पहले तो आपको पता है इटली पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ लड़ रहा था, लेकिन बाद में वो ब्रिटेन, फ्रांस जैसे मित्र देशों के पास चला गया, उनकी तरफ से लड़ा और युद्ध में विजयी रहा। तो उसको ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्र जो विजेता हुए हैं उसमें इटली के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। अब इटली ने युद्ध में आपके साथ युद्ध किया, जीता, और कहीं ना कहीं इटली जो चाहता है वो उसको मिलेगा, इस आश्वासन के साथ वो आया था। इटली की मांग थी कि यूरोप में एड्रियाटिक सागर पर जो फ्यूमनगर बंदरगाह है उस पर उसका अधिकार हो जाए, और इसके साथ साथ जर्मनी के कुछ उपनिवेश भी उसको दे दिए जाएं, क्योंकि जब आप बांट रहे हो, बंटवारा कर रहे हो, तो मेरा हिस्सा मुझे दे दो। लेकिन सम्मेलन में इटली की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। इस हद तक उसकी बातों को जो है इग्नोर किया गया कि इटली सम्मेलन छोड़ के ही चला गया। इटली ने सम्मेलन छोड़ दिया, वो चला गया, सिर्फ 3 देश बच गए बड़े बड़े, और इस तरह इटली जीत कर भी हार गया। मतलब आप कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, उसी तरह आप देखेंगे जीत कर हारने वाले को इटली कहते हैं। तो इटली जो है ना, इटली कहीं ना कहीं जीता, लेकिन जीतने के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, और इसीलिए इटली जो है वो नाराज़ हो गया। कई महिला आप देखोगे ना कि वो शादियों में हमारे अक्सर होता है कि जो जीजा जी होते हैं, फूफा जी होते हैं, है ना, उनको अगर पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता, कई बार उन्हें लगता है कि कोई उन्हें पूछ नहीं रहा है, वो घर के जमाई हैं, दामाद हैं, तो वो नाराज़ होकर चले जाया करते हैं। उसी तरह इटली जो है वो नाराज़ हुए फूफा जी की तरह उस सम्मेलन को छोड़ के चला गया कि अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, और इसीलिए इटली जो है बाद में जर्मनी के साथ शामिल हो गया। आगे जाके दूसरे विश्व युद्ध में वो इन्हीं ब्रिटेन, फ्रांस के खिलाफ लड़ा, क्योंकि उसका मानना था कि इन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया, इसके साथ चीटिंग की, जो इसको मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। ठीक है भाई, लाइक भी कर दो सेशन को। आप लोग अगर देख रहे हैं तो लाइक क्यों नहीं करते हो? देखते हो तो थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो, लाइक कमेंट करते रहा करो, अच्छा लगता है। इस तरह पेरिस शांति सम्मेलन में शामिल राष्ट्र अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, और ये लड़ किस लिए रहे? अपने स्वार्थ के लिए। ये आए किस लिए थे?
ये आए थे दुनिया में शांति सम्मेलन। और जब आप पूरी दुनिया के बारे में सोचते हो ना, तो आपको अपने स्वार्थ छोड़ने पड़ते हैं, आपको अपने हितों को से ज़्यादा पूरे दुनिया के बारे में सोचना पड़ता है। पर यहाँ पर इन्होंने अपने व्यक्तिगत हित और सिद्धांतों को ज़्यादा महत्व दिया, और यही वजह थी कि इस सम्मेलन में लिए गए जो निर्णय हैं वो निर्णय कुछ इस प्रकार से लिए गए कि इटली में, जर्मनी में असंतोष फैल गया और वहाँ तानाशाही राज की स्थापना हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, मार्टिन लूथर किंग साहब ने बिल्कुल सही बोला है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। हिटलर गलत था, हिटलर ने जो किया वो भी गलत था, लेकिन हिटलर पैदा कैसे हुआ? हिटलर इन देशों की लालच से पैदा हुआ था, हिटलर इन देशों की नीतियों की वजह से पैदा हुआ था। समझ में आया? हिटलर को कहीं न कहीं अन्याय हुआ था जर्मनी के साथ, इटली के साथ, इसीलिए हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग पैदा हुए और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए, और कहीं न कहीं इस कारण वहाँ तानाशाही शासन की स्थापना हुई और इस वजह से दूसरे विश्व युद्ध का आधार तैयार हुआ। मतलब अगर ये देश शांति के बारे में सोचते, पूरी दुनिया के भले के बारे में सोचते, तो शायद दूसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ होता। विभिन्न संधियां, अब देखो यहाँ पे कई प्रकार की संधियां मैं आपको बता रहा हूँ, क्या क्या हो इसमें। खास करके वर्साई की संधि है, मुख्य रूप से हमें पढ़ना है वर्साई की संधि क्या थी। ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि हुई, उसके क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया, उससे बोस्निया हर्जेगोविना आदि प्रदेश लेकर सर्बिया को दे दिए गए, कुछ भाग अलग करके चेकोस्लोवाकिया नाम का एक जो राज्य आपने सुना होगा वो बनाया गया, और ऑस्ट्रिया पर रोक लगाई कि वह जर्मन के साथ कोई राजनीतिक संधि नहीं करेगा। अब इस युद्ध में कौन हारा था? ऑस्ट्रिया, तुर्की और जर्मनी। इनके साथ क्या हुआ देखो, ऑस्ट्रिया के साथ तो मैंने बता ही दिया कि ऑस्ट्रिया को बहुत नुकसान उठाना पड़ा इस विश्व युद्ध में हार का। बुल्गारिया वो भी हारा हुआ था, बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई, जिसके तहत उसके कुछ क्षेत्र यूनान और युगोस्लोवाकिया को दे दिए गए। अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की जो उस समय मैंने आपको बताया था यूरोप का मरीज था, और कहीं ना कहीं तुर्की एक बड़ा साम्राज्य था, पर वो हार गया। तुर्की के साथ इस्तेवे की संधि की गई, और इसके तहत उसका कई सारा इलाका, जैसे मिस्र हो गया, सूडान, ये आजकल आप सारे देख रहे होंगे, ये सारे बड़े बड़े देश हैं। मिस्र हो गया, सूडान हो गया, मोरक्को हो गया, फिलिस्तीन हो गया, अरब हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, ये सारे क्षेत्र तुर्की साम्राज्य में आते थे। इतना बड़ा था ऑटोमन साम्राज्य। ये सारे इलाके तुर्की साम्राज्य से अलग कर दिए गए, और इन पर यूरोपीय शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। और इसी को लेकर आप देखोगे कि जिस तरह का व्यवहार खलीफा के साथ हुआ था, कहीं ना कहीं भारत में मुस्लिम नाराज हुए थे, और आपने खिलाफत आंदोलन का नाम सुना होगा। इसीलिए भारत में खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ उस समय हुआ था, जिसे महात्मा गांधी ने, कांग्रेस ने समर्थन भी दिया। आपने अली भाइयों के बारे में सुना होगा, मोहम्मद अली, शौकत अली। तो इन पर यूरोपीय शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हुआ, जैसे सीरिया फ्रांस को मिल गया, इराक और फिलिस्तीन इंग्लैंड को मिल गए। जर्मनी जो है, आखिरकार इस पूरे युद्ध का ठीकरा जर्मनी के साथ के अवसर पर फोड़ा गया, और जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि। तो जो मुख्य टॉपिक हमारा है, जर्मनी के साथ जो वर्साई की संधि हुई थी, वो संधि के प्रावधान क्या थे, और वो संधि किस प्रकार से दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी। कहीं ना कहीं आपको ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है कि जो जर्मनी के साथ संधि हुई थी, वही संधि दूसरे विश्व युद्ध का आधार तय कर पाई या तय कर गई। कैसे? जर्मनी से क्या हुआ देखो, एल्सेस लॉरेन का क्षेत्र जो उसने जीता था फ्रांस को हरा के, और उसने जो इलाका जीता था वो इलाका फ्रांस को वापस दे दिया। हालांकि मैंने कहा आपसे कि फ्रांस इतने में खुश नहीं हुआ, ठीक है, फ्रांस इतने में खुश नहीं हुआ, फ्रांस जो है वो इससे भी ज़्यादा चाहता है। अभी आपने देखा होगा कि विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने, क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत को हराया। काफ़ी सारे भारतीय दुखी हुए, ठीक है, नाराज, गुस्सा हुए। उसके बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को T20 श्रृंखला में हराया। आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह T20 श्रृंखला में हराया, लेकिन उससे लोगों के जख्म भरे नहीं। आपने देखा हो कई लोग सोशल मीडिया पर ये कहते पाए जा रहे हैं कि इतने से क्या होगा, विश्व युद्ध जैसे विश्व कप जैसा फाइनल आप हार गए हो, तो इस छोटी मोटी सीरीज से जो है ना कुछ होना जाना नहीं है। आप ये
छोटी मोटी ट्रॉफी जीत के हमारे जख्म नहीं भर सकते। आपको ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप के फाइनल में ही हराना पड़ेगा, बुरी तरह हराना पड़ेगा, तब जाके ये घाव, जैसे पिछली बार 2003 में आपने देखा होगा कि विश्व कप के फाइनल में भारत हारा था ऑस्ट्रेलिया से, तो अब 20 साल बाद लोग उसका बदला लेने की बात कर रहे थे। लेकिन इस बार एक जख्म और मिल गया, है ना। तो वैसे ही फ्रांस को उसका एरिया वापस मिल गया, लेकिन इतने से फ्रांस संतुष्ट नहीं हुआ। फ्रांस जर्मनी के साथ अभी और कठोर होना चाहता है। जर्मनी के प्रदेश मार्सेनिक बेल्जियम को दे दिए गए, इस प्रकार मेमेल बंदरगाह लिथुआनिया को दे दिया गया, उसका खनिज संसाधन संपन्न जो क्षेत्र था वो फ्रांस को दे दिया गया। जहां 15 वर्ष बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि वो जर्मनी के अधीन रहेगा या फ्रांस, मतलब अगले 15 साल तक तो जर्मनी के इस हिस्से से जहां से बहुत सारा खनिज निकाला जाता है ये फ्रांस के पास रहेगा और इसका पूरा फायदा फ्रांस उठाएगा। ठीक है, यदि यह क्षेत्र जर्मनी के साथ गया तो जर्मनी इस क्षेत्र की कीमत फ्रांस को अदा करेगा, लेकिन वो 15 साल बाद की बात है। जर्मनी का डेंजिंग बंदरगाह पोलैंड को दे दिया गया, उसको विशेष अधिकार दिया गया, और पोलैंड को समुद्र तक रास्ता देने के लिए जर्मन प्रदेशों में कॉरिडोर बना दिया, मतलब जर्मनी के बीच में से एक रास्ता निकाल दिया गया पोलैंड के लिए। जर्मनी के सभी उपनिवेश छीन लिए, जितने इलाके जर्मनी ने जीते थे, जितने देश जीते थे, वो सारे उससे छीन लिए गए और उन्हें राष्ट्र संघ के अधीन मैंडेट सिस्टम के तहत रखा गया। कुल मिला के ये सब कहने की बात है। मैंडेट सिस्टम राष्ट्र संघ के कहा गया कि राष्ट्र संघ के पास रहेंगे, पर राष्ट्र संघ तो कोई कुछ कर नहीं सकता, तो सारे देशों ने, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने इन पर कब्जा कर लिया और ये मुख्य रूप से जो है उनके पास रहे। इसके साथ मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत ये कहा गया कि राष्ट्र संघ का यह दायित्व है कि वह पराजित राष्ट्रों से छीने गए उपनिवेशों की उन्नति और विकास की व्यवस्था करे। मतलब जो देश हार गए हैं उनके जो उपनिवेश हैं वो राष्ट्र संघ के पास रहेंगे, उसके संरक्षण में रहेंगे, वो उनके विकास के लिए काम करेगा, उन्नति और प्रगति के लिए काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। राष्ट्र संघ ने इस उत्तरदायित्व को निभाने का काम किसको दे दिया? मित्र देशों को। मतलब कुल मिला के फायदा तो उन्हें ही हुआ, इसका फायदा भी ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को मिल गया। मित्र देशों को सौंपा गया जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस प्रमुख थे। मतलब आप कह सकते हैं कि घुमा फिरा के बात वही हो गई। क्या हो गई? ब्रिटेन और फ्रांस को जर्मनी के उपनिवेश मिल गए। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली से निकल गया। मतलब ये सारे के सारे उपनिवेश चले गए ब्रिटेन और फ्रांस के पास। तो ये भी गलत था कहीं ना कहीं। फिर इसके साथ जर्मनी को माना गया कि जर्मनी ने जो है बहुत सारी सेना इकट्ठी कर ली थी, हथियार इकट्ठे कर लिए थे, जिनके बल पे वो इतरा रहा था, जिनके बल पर जर्मनी ने जो है विश्व युद्ध करवा दिया। तो जर्मनी की सेना को कम किया जाए। अभी मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि वुड्रो विल्सन साहब तो कह रहे थे कि हम हथियारों में कटौती, निशस्त्रीकरण करें, तो सबका होना चाहिए ना। लेकिन इन्होंने सिर्फ जर्मनी का निशस्त्रीकरण किया। जर्मनी की स्थल सेना को 1 लाख तक सीमित कर दिया। अब 1 लाख से ज़्यादा सैनिक जर्मनी की सेना में नहीं हो सकते। अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई और वायु सेना तो उसकी भंग कर दी गई। मतलब किसी तरह की कोई वायु सेना जर्मनी के पास नहीं रहेगी। यही भेदभाव की वजह से जर्मनी इतना गुस्सा हुआ आगे। जर्मनी के नौसेना में अधिक से अधिक 1500 सैनिक रखे जाएंगे। अब आप सोचो कि एक तो इन्होंने क्या किया, जर्मनी की थल सेना को कमज़ोर कर दिया, वायु सेना को भंग कर दिया और नौसेना में ज़्यादा से ज़्यादा 1500 सैनिक। अब ऐसी सेना के साथ कोई देश क्या कर सकता है बताइए? ना तो जर्मनी के पास वायु सेना है, ना कोई अच्छी नौसेना है, ना ही थल सेना है। इसके साथ साथ पनडुब्बियों का प्रयोग नहीं कर सकता। अब नौसेना पनडुब्बियों के बिना तो किसी काम की नहीं। जर्मनी का निशस्त्रीकरण करने के लिए एक आयोग बना गया। एक आयोग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे जर्मनी के हथियारों को ख़त्म कर देगा और उसका खर्च भी जर्मनी देगा। अगला प्रावधान वर्साई की संधि का कि भाई आप युद्ध के अपराधी हो। दरअसल इस युद्ध का अपराधी घोषित कर दिया जर्मनी को। मतलब पूरा के पूरा जो विलन बनाया गया वो जर्मनी को बना दिया गया और इसीलिए जर्मनी जो है युद्ध के लिए हर जाने के रूप में आप क्षतिपूर्ति देगा, पैसा देगा,
5 अरब डॉलर। 5 अरब डॉलर कितना होता है जानते हैं? 5 अरब डॉलर को यदि आप देखें, मतलब रुपए में जाएं तो कितना होता है जानते हैं? 5 अरब डॉलर 400 अरब रुपए। आज की तारीख में 400 अरब रुपए, लगभग 400 अरब रुपए। और 400 अरब रुपए का मतलब क्या हुआ? 400 अरब रुपए का मतलब जानते हैं? 40,000 करोड़। तो जर्मनी के ऊपर 400 अरब रुपए जो है, 5 अरब डॉलर जो है उसका क्षतिपूर्ति लगाई गई। और उसको ये कहा गया कि अगले 10 वर्ष तक फ्रांस को 70 लाख टन और बेल्जियम को 80 लाख टन कोयला देगा। आप देखो फ्रांस ने पूरी तरह से देखो जर्मनी को कैसे पूरा के पूरा तोड़ दिया। पूरा के पूरा जर्मनी के साथ में जो है ये व्यवहार हुआ था। उसके सेना को कमज़ोर किया गया, उसके हथियारों को नष्ट कर दिया गया, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर कर दिया गया कि अगर मान लो इतना पैसा दे देगा तो बचेगा क्या उसके पास। तो आखिरकार जर्मनी से जो है क्षतिपूर्ति भी वसूल ली और इस तरह से जो है जर्मनी पूरा कमज़ोर हो। अगर आप देखोगे ना तो ये जो संधि थी जिसके हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि ही आखिरकार इस विश्व युद्ध में एक ऐसी चीज़ थी जिसने जर्मनी के आत्मगौरव को, आत्मसम्मान को पूरा के पूरा हिला के रख दिया। कि भाई अब मान लीजिए कि गलती किसके साथ नहीं होती, गलती हो सकती किसी से भी, लेकिन अगर किसी को गलती के बाद में ऐसी सज़ा दी जाए कि जिससे उसका आत्मसम्मान ही चला जाए, जिससे उसका आत्मगौरव चला जाए, तो वो व्यक्ति कैसा होगा बाद में। ऐसा ही कुछ जर्मनी के साथ हुआ। जर्मनी जो है वो इस पूरे की पूरी संधि के बाद कमज़ोर कर दिया गया और जर्मनी के हर एक व्यक्ति के अंदर प्रतिशोध की भावना, गुस्से की भावना, बदले की भावना भर गई, कैसे भी करके, खास करके फ्रांस को लेकर। जैसे फ्रांस के मन में गुस्से की भावना थी तो उसने जर्मनी के साथ सब किया। अब जर्मनी के लोगों के मन में फ्रांस को लेकर इतना गुस्सा भर गया, और गुस्सा ब्रिटेन को लेकर भी है क्योंकि इस सब में ब्रिटेन भी शामिल था। तो जर्मनी के लोगों ने कहा कि अब चाहे जो हो जाए, अब हम लोग सबक सिखा के रहेंगे पूरे के पूरे मित्र देशों को। और आखिरकार जब हिटलर जैसा कोई व्यक्ति आया जिसने कहा कि मैं जर्मनी के लोगों के आत्मसम्मान का, जो उनके साथ गलत व्यवहार, जो अन्याय हुआ है, मैं उसका बदला लूँगा, मेरा साथ दो, तो जर्मनी के लोगों ने बिना सोचे समझे कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, हमें तो बदला चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में आज़ादी के लिए कई लोगों ने अंग्रेज़ों को गोली मारी, कई लोगों ने अंग्रेज़ों की हत्या की, लेकिन फिर भी भारत में वो लोग आज हीरो माने जाते हैं। हम उन्हें क्रांतिकारी कहते हैं क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने बस भारत में अंग्रेज़ों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया था, जो अत्याचार किया था, जो हमें लूटा था, उसका बदला लिया। और वो जो बदला लेने वाले लोग थे, चाहे उन्होंने हिंसा का सहारा लिया हो या अहिंसा का, हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। हम महात्मा गांधी को भी पूजते हैं और हम चंद्रशेखर आज़ाद को भी पूजते हैं, भगत सिंह और खुदीराम बोस जैसे लोगों को भी हम पूजते हैं। इसीलिए पूजते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे आत्मसम्मान को वापस दिलाने का प्रयास किया। इन्होंने अंग्रेज़ों के शोषण, अत्याचार और लूट का बदला लेने का प्रयास किया, तो हम उनके साथ हैं। ऐसे ही हिटलर के साथ हो गए और फिर हिटलर ने इस सारी संधि के प्रावधानों का जो है उल्लंघन करना शुरू कर दिया। आखिरकार जो भी मैंने आपको बताया, जिस प्रकार का हिटलर जो है, ठीक है, के साथ व्यवहार हुआ, जर्मनी के साथ व्यवहार हुआ, अभी मैंने आपसे क्या कहा, उसको सेना नहीं रखने देंगे, उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। हिटलर ने खुलेआम इस सब का जो है विरोध करना शुरू कर दिया, उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उसने फिर से जर्मनी की सेना बढ़ानी शुरू कर दी, जर्मनी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेना में भर्ती कर लिया। और कहीं ना कहीं ये सब ब्रिटेन भी देख रहा था, ये सब फ्रांस भी देख रहा था और अमेरिका भी देख रहा था कि जर्मनी जो है वो वर्साई की संधि के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, पर कहीं ना कहीं ये चुप बैठे रहे। तब भी इनके जो व्यक्तिगत हित थे, इनका लालच वो हावी था, और उसी वजह से जो है बाद में हिटलर इतना शक्तिशाली हो गया कि वो दूसरे विश्व युद्ध तक दुनिया को खींच के ले गया,
है ना। तो यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए। हमारा पहले विश्व युद्ध का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले सेशन में दूसरे विश्व युद्ध की बात करेंगे कि आखिर दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ, जो इससे भी भयानक था, विनाशकारी था, वो क्यों हुआ। जब आपने एक बार गलती कर दी तो माना जाता है कि अगली बार आप गलती से सीखेंगे, लेकिन आप गलती से सीख नहीं रहे हैं, आप अपनी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। तो ये जो गलतियां इन्होंने पहले विश्व युद्ध में की, इसके जैसी गलतियां इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में भी की, और इसीलिए दुनिया को इतने बड़ी तबाही का मंजर दोबारा देखना पड़ा है। आप लोग बने रहिएगा इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस सेशन को। हम फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।